अच्छा भाई, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को शुरू किया हुआ था और बेसिकली अभी भी कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे अभी हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टेज के ऊपर हैं। और हमने बहुत केयरफुली उस थ्योरी को भी लिंक किया था जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखी हुई है। वो कहता है कि आपने सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है, सही है जी, चाहे वो एरर से हुआ हो, फ्रॉड से हुआ हो, दो चीज़ें हो गई, या तो वो असर्शन लेवल पे हो। पर ये सारी चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आप समझेंगे एंटिटी इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, और ये सब कर करा के आपको बेसिस फॉर ऑडिट मिल जाएंगे कि ऑडिट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर वो कहता ही है कि भाई आप इसकी अंडरस्टैंडिंग जो लेते हैं, यानी एंटिटी के रिस्क असेस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन्वायरमेंट इंटरनल कंट्रोल लेके। फिर हमने ये सीखा कि एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग या इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे ली जाती है। आप बोलेंगे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हमने कहा कि भाई अब इसी चैप्टर को लिंक कर देते हैं आगे से। हमने कहा कि भाई जब तक मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करूंगा तब तक मुझे मजीद रिस्क पता नहीं लगेंगे, और ऐसा भी हमें मेक श्योर करना है कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लिंक करना है, जो कि मुझे एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन से या किसी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन से पता लगा होगा। यहीं तक हमने किया था। फिर मैंने आपको कल की क्लास में ये सिखाया था, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें ये बताया था कि आप अगर देखें कि आपके डेटर टर्नओवर डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो दिस इंडिकेट्स कि आपको रिकवरी में मसला हो रहा है, इशूएंस हो रही है, आपको भाई इशू हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रिकवरी में मसला हुआ जा रहा है तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर डेट्स, ऐसा ही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम लिखने का तरीका है कि हमने सवाल से सिचुएशन उठाई, उसको लिंक किया। मैंने कहा भाई डेटर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, this indicates that the entity is facing difficulty in recovery of its receivables, so therefore there is a risk of overstatement of receivable and understatement of bad debt expense। तो ये हमने सीखा था। खैर अब वो कल उस दिन प्रेजेंटेशन में ये पूरा नहीं आ पा रहा था तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूँ, ये विजिबल है ना आपको? ओके जी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे विजिबिलिटी के साथ लिखूँ तो आपने मुझे डेटर डेज निकाल के दिए थे। अच्छा, 2019 के कितने थे और 2020 के कितने, वापस से निकाल लो। हाँ जी, 19 के कितने थे, कैसे निकलते हैं सर? आप बैलेंस शीट आइटम को ऊपर रखेंगे, पीएनएल आइटम को नीचे रखेंगे। रिसीवेबल्स आपके आ रहे हैं 5 लाख रुपए के, और 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 3545600 इंटू 365 कितना? 51। चलें जी। फिर मैंने ये कहा कि अगर आप ऑल टुगेदर रिसीवेबल्स के जो 2020 का है उसके रिसीवेबल को सेल से डिवाइड करें, 105 110 चेक कर लो भाई, एक ही कैलकुलेटर है। 115 डेज। अच्छा भाई, यानी हमने बगैर क्लाइंट से पूछे हुए सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके, इंस्पेक्ट करके, रिकैलकुलेट करके एक रिस्क निकाल लिया दैट व्हाई आवर डेज हैव बीन डबल्ड, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो क्या ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रिसीवेबल है जिसमें पंगा है? ऐसा है ना? तो अगर मैं बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ इनवॉइस देख लूँ, देखो एक तो होता है सेल्स इनवॉइस देख के रिसीवेबल पता करना, ये बेवकूफ़ी है। ये तो हुआ भाई होगा ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ आपने इनवॉइस ली, आपने बोला भाई हाँ ये 5 लाख रुपए की इनवॉइस है, 5 लाख का रिसीवेबल, 2 लाख रुपए की इनवॉइस है, 2 लाख रुपए का रिसीवेबल। मैं कह रहा हूँ मैं सेल्स यहाँ वेरीफाई नहीं कर रहा, मैं रिसीवेबल को वेरीफाई कर रहा हूँ। अब आज के बाद मैं थोड़ा और जार्गन्स इंक्लूड करूँगा ताकि आप बुक की नॉलेज से भी वाबस्ता हो जाए, जो हम रीड करेंगे तो समझ आएगा। सुनिएगा, इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल टेस्टिंग। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल टेस्टिंग। डायरेक्शनल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ वेरीफाई करना चाह रहे हो उसके लिए रेलेवेंट प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेल से जाऊँगा ना, सेल से, तो सेल्स से जाने के बजाय मुझे डायरेक्टली रिसीवेबल को टारगेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्स वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूँ? रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल के रिस्क के लिए मुझे ये देखना होता है कि कहीं डेटर डेज इंक्रीज तो नहीं हो गए। अगर डेटर डेज इंक्रीज हो गए तो आई विल आस्क क्लाइंट कि मुझे एक बात बताओ भाई, व्हाई योर डेज हैव बीन इंक्रीज। या पहले तो उससे ये सवाल करूंगा, व्हाट इज योर क्रेडिट पॉलिसी, हाउ मैनी डेज यू अलाउ टू योर कस्टमर्स टू सेटल देयर डेट।
तो वो बोलता है 45 दिन। मैं बोलूँगा भाई 45 दिन तो तुम देते हो, पर लास्ट ईयर तो कितने थे 51। चलो एक्सेप्टेबल रेंज है, एक बंदा आगे पीछे हुआ होगा। पर मैंने कहा अभी भी कितने हैं, वो चौड़ा हो गया, बोल रहे सर 45 डेज। मैंने कहा पक्की बात है, बोलते हैं पक्की बात है। मैंने कहा अब वो डेज हो चुके हैं कितने। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कोई तो ऐसा बंदा है जो आपसे खरीदे जा रहा है और आपको पैसे नहीं दे रहा। अब यहां से रिस्क निकल सकता है कि हो सकता है कि फेक सेल्स बुक हो रही हो और वो बंदा पैसे नहीं दे रहा। तो मैं पहुंचा ना टारगेट पे, फिर मैं पूछूंगा कि भाई कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनका डिले है। तो इसके लिए मैं तुम्हें वैसे ऑडिट करना सिखा रहा हूँ आगे का, जो अलग से सीखेंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जितने भी रिसीवेबल्स है ना पार्टी वाइज ब्रेकअप लेते हैं और देखते हैं इस पार्टी वाइज ब्रेकअप में से सब्सिक्वेंटली किस किस ने सेटल की है, और जिसकी सेटलमेंट 0000 आ रही होती है मतलब उसमें मसला है, मतलब उसमें। पर ये रिस्क आपको कैसे पता लगा, जब आपने एनालाइज किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कि रिसीवेबल्स में डाउट्स हैं उसकी रिकवरेबिलिटी पे, तो फिर टेस्टिंग भी करूंगा उसकी रिकवरेबिलिटी की। पर टेस्टिंग तो तब करूंगा ना जब मुझे रिस्क पता हो। बात क्लियर है। मैंने अभी ऑडिट करना कैसे सिखाया, मैंने बोला क्या लेंगे हम, लिस्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स, कि इससे इतना पैसा, इससे इतना पैसा, इससे इतना पैसा, क्योंकि हम 2 महीने ऑडिट कर रहे होते हैं। तो मैं उससे मांगूंगा सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट। क्या मांगूंगा, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है ईयर एंड के बाद वाली, ईयर एंड के बाद वाली। अच्छा, मैं क्लाइंट से पूछूंगा मुझे मार्क कराओ इसमें किस किस ने पैसे क्लियर किए हैं, क्योंकि जब बिजनेस करती है ना एंटिटी तो उसके रिसीट अकाउंट अलग होता है, पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट तो बेचने भी आएगा ना, ये तो पीपी वगैरह बेचा होगा वो अलग करवा दूंगा। फिर वो मुझे बोलेगा देखिए सर ये रहे पैसे, मैंने कहा नॉक ऑफ करो, ये रहे पैसे नॉक ऑफ करो। जब मैंने नॉक ऑफ किए तो फिर भी कुछ पैसे बच जाएंगे, और मैं ये ऑब्जर्व कर लूंगा मूवमेंट कि जो बंदा ना पहले रिसीवेबल उसका मौजूद था और अब उसने सब्सिक्वेंटली पैसे पे नहीं किए, तो दैट मीन्स कि वही मसला है। या तो क्लाइंट खुद बता देगा, क्लाइंट खुद भी बोल देगा। भाई जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे, इतने अच्छे एनालिटिक्स बना के जाओगे, तो क्लाइंट खुद कह देगा भाई मैं आपको बता देता हूँ इसलिए क्योंकि ये लोग पैसे नहीं दे रहे। मैंने कहा बेहतरीन हो गई बात, जब ये लोग पैसे नहीं दे रहे तो आपने इसको प्रोवाइड क्यों नहीं किया हुआ। फिर वो आपको टू बी कराएगा, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, बातचीत चल रही है, तो फिर मैं उसको कहूँगा कि भाई आपकी बातचीत होती रहे ना, अभी तो डाउट में हो ना, अभी इस पर प्रोविजन करो। मैं राइट ऑफ नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोविजन बुक कर लो। और सर बोल रहे जो पैसे आ गए तो मैंने कहा रिवर्स कर देना। पर मैंने कहा अभी आपके अकाउंट्स में उसकी ट्रू डिपिक्शन होनी चाहिए। अभी आपने एसेट्स को क्या किया हुआ है, ओवर स्टेट किया हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। पर वी हैव रीच्ड देयर व्हेन वी हैव अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। ये बात क्लियर है। चलें जी आगे। अब मुझे इन्वेंट्री डेज निकाल के दो। दो 2020 की इन्वेंट्री है आपकी 350, ये आ गया 180, 322। अच्छा भाई, यानी अब मैं अगर यहां पे देखूं तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि इन्वेंट्री डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 180 टू 322 डेज। मतलब इसकी इन्वेंट्री ये बल्क किए जा रहा है और वो बिक नहीं रही है। तो फिर या तो वो बोलेगा कि भाई क्योंकि कॉम्पिटिटर है उसने सस्ती प्राइसेस की हुई हैं और हम उस प्राइस को मैच नहीं कर पा रहे इसलिए हम बेच भी नहीं पा रहे। तो मैंने कहा ये तो वेरी गुड, या तुमने खुद बता दिया। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी इन्वेंट्री मौजूद है गोडाउन में जो तुम बेच नहीं पा रहे। अच्छा, अभी ऑडिट करने का तरीका है, हम जाएंगे बोलेंगे ये मार्क करो, ये मार्क करो, ये मार्क करो, इसको किस पे ले आओ, एनआरवी पे। और एनआरवी पे लेके आएंगे तो क्या बुक होगा, एनआरवी लॉस। तो क्या जितनी भी ओवर स्टेटमेंट है वो खत्म हो जाएगी। यस सर। तो आपने इसको यहां से भी टारगेट करना है। मैं इसकी अदर इन्फॉर्मेशन में आपको मैच करके देता हूं। अदर इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि एक तो ये दे दिया आपको और आपको सिचुएशन दे दे कि एक यानी 1.5 ईयर से कोविड चल रहा है, तो क्या दोनों बातें आपस में लिंक होती हैं? यस, लिंक होती हैं कि देयर इज अ कोविड एंड इन्वेंट्री बल्क होती जा रही है और मतलब वो बिक, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर उस वक्त नहीं थी, नहीं खरीद रहे। तो ये समझ आती है बात। एक और चीज़ हो सकती है, हमने ये देखा कि भाई किसी एक स्पैन ऑफ टाइम में जहाँ पे इनका गोडाउन है, आप अपर पंजाब कह लें, लोअर सिंध कह लें, वहाँ पे फ्लड्स आ गए थे। अब ये आपको किसने बताया? एंटिटी नहीं है, एनवायरनमेंट से पता लगा। एनवायरनमेंट में आपने कोई न्यूज़ इंस्पेक्ट की होगी, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, ये चीज़ें दिखी हैं आपको।
अब हमने पूछा है तुम्हारा वेयर हाउस तो वहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से तुम्हारी इम्पेयरमेंट आ गई हो, इन्वेंट्री में ख़राब हो गई हो? उसने बोला हाँ सर बिल्कुल सही पहुँचे आप, फ्लड्स में हमारी इन्वेंट्री क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा अभी भी तुमने उसको कॉस्ट पर रखा हुआ है? उसने बोला सर बिल्कुल हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जब अब तक नहीं बिकी तो आगे भी, तो तुम इसको स्क्रैप में निकालो, उसको किस पे ले आओ, एनआरवी पे। तो ये अदर फैक्टर्स को भी आपने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लिंक करना है। दो चीज़ें क्लियर हैं, आगे लेके चलते हैं। फिर हम कुछ रेशियोज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा रेशियोज ये हैं कि भाई आप सबसे पहले इसमें मुझे जीपी रेशियो निकाल के दें। लास्ट ईयर का और इस ईयर का कितना, 80%, और यहां इस साल का सेम आ रहा है, पक्की बात है। यानी आपने सिंपली इस साल के जीपी को पिछले साल के जीपी से कंपेयर किया और वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा जी ये तो हो गया हमारा जीपी रेशो। अब हमने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करो सेल्स से, यानी हम यहां पे लिख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। एटीन पॉइंट, यह आ गया लास्ट ईयर का 11.8%। अच्छा जी ज़रा बात समझिएगा, मेरा ये मानना है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, दिस इज़ बेसिकली एक कॉस्टिंग टाइप चीज़ है, ये भी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी जब आप एनालाइज कर रहे हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जनरली क्या आ रहा होता है, लोगों की सैलरीज और डेप्रिसिएशन कह लो, जैसे ओवरहेड्स कह रहे हो आप, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ऐसा ही है। अच्छा मेरी नज़र में जो एक्सपेंडिचर फिक्स नेचर के होते हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे ना, चाहे इस साल देखो या पिछले साल देखो, ये बात समझ आती है। अच्छा अब समझने की बात ये है, कि ये देखो 18.4% से 11% पे आया है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब पहले बहुत फोकस से यहाँ पे देखना, और ये नहीं समझ आया तो रिपीट करवा लेना। इधर देखो जरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है, 652, पिछले साल 652 है ना, और इस साल वो 652 से नीचे आ गई है। अच्छा अब लॉजिक लगाते हैं। अब इस परसेंटेज के डिक्रीज होने के दो रीजन है, और दोनों नहीं समझ आए तो रिपीट करवा लेना, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि आप वो जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं एग्जामिनर, वो आपको पक्का ऑडिटरी देखना चाहता है कि भाई इसको पता है या नहीं है। सुनो, पिछले साल का एक्सपेंस आ रहा है 652, इस साल का एक्सपेंस आ रहा है 587। मेरा मानना यह है पहले तो ये अमाउंट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स इन नेचर, यूजुअली फिक्स होते हैं ना, जनरली कह रहा हूँ, जनरली फिक्स इन नेचर होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ पहले तो ये अमाउंट कम क्यों हो गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप इसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहे हैं ना, तो परसेंटेज कम हो गई है। तो परसेंटेज कम होने के दो रीजंस हैं, एक तो ये अमाउंट इटसेल्फ कम है और ऊपर सेल्स इंक्रीज हुई है। तो जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतना ही आंसर कम आएगा। आपको मैं अगर ये बेड के साथ कहूँ, अगर यही एक्सपेंसेस साल भी होता ना तब भी परसेंटेज कम आती, क्योंकि आप एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख रहे हो। बात क्लियर है, पक्की बात है। चलिए जी आगे सुनिएगा। ऑनलाइन वालों पहले ये बताओ तो यहाँ तक क्लियर है कि ये डिक्रीज क्यों हुआ, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ जल्दी से। गुड, वेरी गुड। आगे सुनो, अब समझने की बात यह है, हमें सवाल में लिखना कैसे होगा। हम लिखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव बीन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। सही है जी। अच्छा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें तो कम होना चाहिए था, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें तो कम होना चाहिए था। ये मैंने आपको प्रूफ भी किया, जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतना ही आंसर कम आएगा। पर अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो ये, आप अमाउंट टू अमाउंट को कंपेयर करो। अब आप बोलेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव बीन डिक्रीज फ्रॉम 6,52,000 टू 5,87,000। सही है। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड इन नेचर, सो देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ व्हाट,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कहीं ऐसा तो नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही था कहीं और चिपका दिया हो सकता है ना, क्योंकि मैं आपको अपने क्लाइंट्स की इतनी एग्जांपल्स दूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर पता नहीं किस किस के पैसे डाले हुए थे, तो उनकी क्लासिफिकेशन का मसला था। एक्सपेंस बुक हुआ था, तो क्या हमें बीइंग एन ऑडिटर क्लासिफिकेशन भी चेक करनी है? यस सर। और जैसे एनपीओ में मैंने आपको बताया था, एनजीओ में, उसमें तो इतनी लाजमी थी क्योंकि उसकी वजह से आपको टैक्स की एग्जेम्पशन मिली हुई थी। अगर वो ब्रीच हो जाती तो वो एग्जेम्पशन रिवोक हो जाती। भाई बात क्लियर है? तो पहले ये बता दो सारे बच्चे यकजहती के साथ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जनरली फिक्स होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब लेट द क्लाइंट एक्सप्लेन। क्लाइंट ये कह सकता है, अब मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये बड़ी अहम है। क्लाइंट ये कह सकता है कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसलिए कम हुए हैं क्योंकि हमने जो पीपी रखे हुए थे अपने पास वो या तो डिस्पोज किए या तो फुली डेप्रिशिएटेड है, या तो आप लास्ट ईयर जो एक्सपेंस देख रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसे लास्ट ईयर चल रहे थे पर उसकी लाइफ लास्ट ईयर ही क्या हो गई थी, खत्म हो गई। तो एटलीस्ट मुझे उसने रीजन पे पहुंचाया ना, तो अब क्या मैं बेवकूफ़ों की तरह इतनी सारी चीज़ें ऑडिट करूँगा टारगेटेड? मुझे रीजन वैलिडेट हो जाएगा। कोई मुझसे पूछे, अब जैसे आप जब कभी इंशाल्लाह पार्टनर को रिव्यू कराएंगे अपने, या मैनेजर को, एएम को, सुपरवाइजर को, किसी को भी, अगर वो लॉजिकली साउंड है तो वो आपका वर्किंग पेपर खोल के आपकी कैलकुलेशन नहीं देखेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आप क्लाइंट से करेंगे, पर उससे पहले आपसे कौन पूछेगा? आपका बॉस, कि भाई आपने ये कैसे ऑडिट किया? तो आप बोलोगे नहीं सर देखिए मैंने ये कैलकुलेशन की है। वो बोलेगा भाई मुझे ये गर्ज ही नहीं है इससे, मुझे ये बताओ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम क्यों हुए हैं? क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। देखो सवाल है, लॉजिकल सवाल है। ऑडिट इज टोटली बेस्ड अपॉन लॉजिक्स। आप कोलैबोरेट करें, मैच करें, सोचें समझें कि हुआ क्या बिजनेस में पूरे साल में, वो पता है तो ऑडिट स्मूथली निकल जाता है। तो अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि दे आर जनरली फिक्स इन नेचर, तो क्यों ये डिक्रीज हुआ? मैंने पहले आपको रीजन बताया, पर क्या आप खुद अज्यूम करेंगे? क्लाइंट से पूछेंगे। पर मैं तो अभी एज अ रिस्क असेसर तो यही बोलूंगा ना, ये अंडरस्टेड हुआ है। मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा, मैं पूछूंगा, क्योंकि कोई बंदा मुझसे भी तो पूछेगा ना कि भाई ये कम कैसे हो गया, क्योंकि जनरली क्या होता है, फिक्स होता है। मैं तुम्हें अभी एक रीसेंट एग्जांपल दूं क्लाइंट की ना। मेरा एक XYZ क्लाइंट है, सही जी, क्योंकि नाम नहीं ले सकता, लिस्टेड कंपनी है। उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ड्रास्टिकली गिरे थे, यानी वो कंपनी पहले लॉसेस में थी। इस साल उसने, पहले पिछली बार लॉस था 4 बिलियन का। कितने का? मिलियन नहीं, बिलियन। 4 बिलियन का लॉस था। इस साल वो 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में। तो जाहिर सी बात है एंटिटी ने कुछ मेजर्स लिए होंगे, अच्छा वो मेजर्स क्या होंगे? अपनी कॉस्ट कंट्रोल, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश और कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश, यही किया होगा। लॉजिकली समझो इस बात को, क्योंकि मैं मैपिंग सिखा रहा हूँ आपको फाइनेंशियल्स की। खैर, मेरी जब पार्टनर से डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आकाश तुम्हें क्या रिस्क दिखते हैं, क्योंकि वो तो पे मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो कहाँ 35 साल, कहाँ 9 साल, तो फ़र्क है। तो खैर मैंने बोला सर देखें, एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स है हमारी, तो लोग जो है पैसा नहीं देंगे, तो इसमें जो रिसीवेबल्स हैं उसकी रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। पहली तो ये बात कही मैंने कहा दूसरी बात ये है कि सर जितनी यहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन है ना, इनसे इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाने चाहिए। पर ये मेरी और पार्टनर की डिस्कशन चल रही है फाइनेंशियल्स के बगैर, एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो ताकि हम टारगेट एरियाज को फोकस करें ना। खैर जब मैं ऑडिट करने गया तो अपेरेंटली मैंने वहाँ पे देखा कि इसके एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहे थे। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए? उसने कहा कि सर हम आपको बताते हैं 2 रीजंस। पहला रीज़न उसने कहा कि हम जो कस्टमर की एक्विजिशन पे खर्चा किया करते थे ना, फिक्स मार्केटिंग का, हमने बोला हमें नहीं चाहिए। वो एक ह्यूज अमाउंट थी, वही इटसेल्फ 2 बिलियन का एक्सपेंडिचर था पिछले साल। कितने का? 2 बिलियन का। इस साल वो नहीं है, तो मतलब उसने बोला भाई आप चेक कर सकते हैं, हमने नहीं की मार्केटिंग, और बोला हमें नीड भी नहीं, हम फजूल में डिफरेंट चैनल्स पे लगाते थे, अब नहीं करनी मार्केटिंग। मैंने कहा सही है। मैंने अपने जो स्टाफ थे उसको बोला, मैंने कहा जाओ इस लेजर को खोलो, क्योंकि जनरल लेजर में आ रही होती है ना एंट्रीज, देखो कोई देखो मार्केटिंग की एंट्री आ रही है। उसने बोला सर नहीं आ रही। तो मतलब क्या, मैंने अगर एक बेवकूफ़ी क्या होती, मैं एक एक एंट्री को वाउच करता, डॉक्यूमेंट्स को देखता, या टारगेटेड ऑडिट करूँ, दोनों में से अच्छा क्या है? टारगेटेड। मुझे क्लाइंट ने खुद ही बता दिया। अच्छा अगर मुझे ये नहीं पता होता तो क्या वो मुझे कभी बताता? नहीं। उसने मुझे क्या कहा, मार्केटिंग एक्सपेंस इस साल
नहीं है, तो क्या हो गई कॉस्ट? कम हो गई। कितने बिलियन से? तो मुझे तो पार्टनर को एक्सप्लेन करने में आसानी हो गई ना कि सर इस बार जो आपका लास्ट ईयर 4 बिलियन का लॉस था उस पर 2 बिलियन तो ये रिवर्सल है। रिवर्सल इन द सेंस कि वो एक्सपेंस ही, तो अगर आप इनकम भी सेम रख लें तो 2 बिलियन से तो एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। पर मैंने जब सवाल किया तो मुझे पता लगा कि ये हुआ है। पहले बताओ, बात क्लियर है? एक और चीज़ ये है, जिस एंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, नाम लिए बगैर बताऊँगा, ये फिनटेक कंपनी है। फिनटेक यानी करती क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है। अब खैर इसमें एक और मसला था। कौन सा? नहीं, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, जैज़ कैश भी हो सकता है। सही है। खैर सब हमारे पास ही, सुनो इधर, तो इसलिए तो मैं नाम नहीं ले रहा। अब आगे सुनो, अब आगे एक और चीज़ है इसमें। चीज़ ये थी इसके अंदर कि अभी ही रिसेंटली इन लोगों की एक इनकम में 1.2 बिलियन का इजाफा आया जो पिछले साल नहीं थी, जो पिछले साल नहीं थी। अब मैंने रेवेन्यू को देखा, मैंने बोला भाई ये कैसे इंक्रीज हो गया अचानक से इतना ज़्यादा, लोगों की तो हालात ही मतलब ख़राब हैं, तो ये कैसे? तो फिर सीन ये हुआ, उसने मुझे बताया कि लास्ट ईयर हमने जो है, जो फीस होती है ना, एक नहीं रखी थी। कौन सी फीस है? SMS फी। यानी लेट्स से आप जब कोई मोबाइल की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको SMS आता है, SMS आता है ना। अच्छा भाई, आपको जो SMS आता है वो ये कि भाई आपके इतने पैसे यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, इतने चार्जेस डिडक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। पहले वो फिनटेक कंपनी ये नहीं किया करती थी, पहले वो फिनटेक कंपनी ये नहीं किया करते थे। आप उसके जो कस्टमर्स है ना, उसके जो सेल्फ कस्टमर है अभी ऑन बोर्डेड, वो हैं 10 मिलियन कस्टमर्स उसकी ऐप पे एक्टिव हैं। अब वो चले जाएंगे 12 मिलियन पे। अब मुझे एक बात बताओ, 10 मिलियन कस्टमर्स से अगर तुम 5 रुपये भी लेते हो या 20 रुपये भी लेते हो, कितना बनता है? तो उसने कहा कि भाई जो बंदे ट्रांजैक्शंस कर रहे थे तो हम उनसे मंथली बेसिस पे इतने चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा क्या ये अपैरेंट रीजन मिल गया मुझे रेवेन्यू के इंक्रीज का? क्या ये रेवेन्यू पिछले साल था? क्या ये रेवेन्यू इस साल है? यस सर। तो अपैरेंटली नीचे से एक्सपेंस गायब हुआ कितने मिलियन का? 2 बिलियन का, और ऊपर रेवेन्यू आ गया 1.2 बिलियन का। ये कुल मिला के कितना हो गया? 3.2 बिलियन। मैंने कहा क्या ये जस्टिफाइड बात है इस साल के प्रॉफिट को जस्टिफाई करने के लिए? यस। तो मैंने तो एनालिटिकली देख लिया ना, मुझे गेम समझ आ गया। मैंने कहा हाँ यार चलो, अब रिस्क मेरा क्या होता जा रहा है, पर वो रिस्क पहले आइडेंटिफाई करोगे तो कम करोगे ना। यानी कहता है पहले रिस्क देखो फिर उस पर काम करो। जब तुम रिस्क पे काम करोगे तो तुम्हारा रिस्क क्या होता रहेगा? इसको हम ऑडिट की ज़बान में कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। क्या कहते हैं? और रिस्क मिटिगेट तब होता है जब तुम उसको ऑडिट करते हो, पर ऑडिट भी तब करोगे जब तुम्हें पता होगा। यहाँ तक क्लैरिटी? अब एक दो सवाल ले लेते हैं। सर अंडर स्टेटमेंट का भी मेंशन कर सकते हैं एक्सपेंसेस की? बिल्कुल वही है, वही बात कही मैंने। पहले बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कहानी समझ आई ओवरऑल। अब एक और चीज़, वो मुझे बोलते हैं एसेट्स बेच दिए हैं, तो फिर कोलैबोरेट करने के लिए क्या चेक करोगे? बैलेंस शीट में एसेट्स कम हो जाने चाहिए, बैलेंस शीट में एसेट्स। पर एक और बात बताऊं मजे की, अगर वो कह रहे हैं ना फुली डेप्रिशिएटेड एसेट बेचें तो नहीं होंगे कम, वो तो वैसे ही जीरो पे होंगे। नहीं है बात समझ? अब देखो ये सोचने का तरीका है। अब जैसे मेरा मतलब एक यहीं पे ही हमारे स्टूडेंट था मेरे साथ ही ईवाई में, सकलैन नाम है, तो खैर मैं उससे थोड़ा सा खेलता हूँ। अब एक टैक्सेशन की चीज़ थी, क्योंकि टैक्स में अमेंडमेंट आई थी ना, तो मैं ना जानबूझ के इसको फंसाता हूँ बच्चे को, ताकि बच्चा टेंशन ले, थोड़ी सी ढूंढे चीज़ें। मैंने उसको बोला कि भाई तुमने ये टैक्स रेट कहाँ से वेरीफाई किया? बोलते सर क्लाइंट ने लिख के दिया था 15%। मैंने कहा अगर वो नॉन फाइलर हुआ तो उसको तो 30% पे करना है, डबल हो जाता है टैक्स रेट। बोला सर ये तो मैंने देखा ही नहीं हो। मैंने कहा जिसकी तुमने वेरिफिकेशन की है ना टैक्स की, वो नॉन फाइलर है। अब वो टेंशन में घूम रहा ढूंढ रहा उसको। फिर मैंने उसको बताया ये रहा सेक्शन, ये रहा। तो बोला सर आपको पता था तो आपने मेरे को क्यों कॉल किया? पर 4 घंटे लगवाया मैंने उसके। पर अब वो जब भी आता है मेरे पास चीज़ें क्या करके आता है? देख के आता है। तो समझने की बात ये कोलैबोरेट करना है आपने। अब जैसे इन्होंने कहा कि सर मैं पीपी देखूंगा, फिक्स एसेट मेरे क्या हो जाने चाहिए, पर वो कम तब होंगे जब आपने फुली डेप्रिशिएटेड एसेट ना बेचा हो, और फिर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी दिखना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, तो आप सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूँ बस अभी। चलें जी, अब मुझे आप अच्छा यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब प्रैक्टिकल ऑडिट किया तो कंफर्म वैलिडेट किया, रिस्क असेस तो पहले ही किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, रिस्क असेस जब पहले कर लिया, ऑडिट कर लिया और सब सही निकला तो मेरा रिस्क क्या हो गया? कम हो गया, मिटिगेट हो गया ना। यानी मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ओपिनियन दे सकूँ। क्लियर है? चलें जी आगे, सेलिंग एक्सपेंसेस।
आप इसकी भी लॉजिक डेवलप करते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बताओ कितने आते हैं? सिक्सटीन पॉइंट 0 और करेंट ईयर 9 पॉइंट। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझें बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ। मेरा ये मानना है कि सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो अगर सेल बढ़ेगी तो ये इंक्रीज होना चाहिए। सर अब बात समझिएगा सर, ये तो डिक्रीज हो रहे हैं कि अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है। अच्छा, पर ये तो हमें तब पता है ना जब हमें नॉलेज है कि सेलिंग एक्सपेंसेस आर जनरली वेरिएबल नेचर। चलो एक और बात बताता हूँ, समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर एक्सप्लेन करूंगा। मेरा ये मानना है अगर सेल्स इंक्रीज भी हो जाए ना, ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सेम रहेंगे। पक्की बात है। अच्छा, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सेम क्यों रहेंगे? भाई देखो, मैं पहले ये कहता था कि अगर तुम 1 यूनिट बेचोगे तो उस पर 20% दूंगा या 10% दूंगा या 5% दूंगा, सही है जी। 5000 यूनिट बेचो तब भी कितना परसेंट? तो भाई एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स तो 5% ही है ना। पर मसला सिर्फ ये है कि रेवेन्यू की अमाउंट इंक्रीज होगी, ये कॉस्ट की अमाउंट भी। यहां पे परसेंटेज सेम तो छोड़ो, ये कम ही हो रहा है। तो क्या ये रिस्क है किस चीज का? अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस का। बट हाँ, अगर क्लाइंट आपको बोले कि भाई ये इसलिए कम हो रहा है, सुनिएगा, ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमने कमीशन रेट्स ही गिरा दिए हैं। कमीशन, तो आप अगर ऐसा परसेंटेज ऑफ सेल्स वो देखेंगे तो वो मैच करना चाहिए आपका। फिर मैं बोलूंगा अगर कमीशन रेट गिरा दिए हैं आपने तो मुझे एक काम करें, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पॉलिसी अप्रूव की होगी उसके एक्सट्रैक्ट्स दे दें, मैं वहां से देख लूंगा भाई, क्योंकि उनकी अप्रूवल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने अगर ये कमीशन रेट्स को नीचे किया है तो मैं तो पहले उसको बुद्धि से पकड़ूंगा, मैं बोलूंगा कमीशन तुमने गिराया तो लोगों ने तुम्हारे यूनिट्स बेचे ही नहीं होंगे। नहीं आई बात समझ? भाई बात समझो ना, अगर तुमने कमीशन रेट गिराया तो मैं सेल्स से कोऑपरेट करूंगा, तो फिर वो मुझे फिर एक्सप्लेन करेगा, वो बोलेगा कि भाई सही है, मेरी सेल्स गिरनी चाहिए थी, गिरी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे जो एजेंट्स हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं वो किसी और के पास मूव नहीं हुए। तो फिर मैं एक और तरीका है इसको वेरीफाई करने का, क्या ऑडिटिंग बाद में सिखाऊंगा, पर जस्ट टू डेवलप योर इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है इस पे, क्योंकि एक पिक्चर दे दूँ दूसरी नहीं तो वो ब्लरी एरिया रह जाता है। सुनिएगा, उसने मुझे ये कहा कि भाई मेरे जो कमीशन एजेंट्स हैं जो मेरे लिए काम करते थे वो स्विच नहीं हुए। मैं इसकी बेहतरीन एग्जांपल इंश्योरेंस देता हूं आपको। भाई मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं, आए दिन कॉल आती है भाई ये प्लान है आप खरीद लीजिए, मुझे बोल रहा है ये लाइफ से बात कर रही हूँ मैं, बात कर रहा हूँ मैंने कहा भाई ऑडिटरी में हूँ, मुझे क्या बता दी हो इधर, खैर सर आपके लिए ये प्लान है, ये बेनिफिट्स है। मैंने कहा भाई मेरे को सब पता नहीं चाहिए। सुनो, अब गेम क्या है? गेम ये है कि अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अपनी एजेंट्स का कमीशन कम करेंगे ना, वो किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे। नहीं है वो अलग से कंपनीज ना, वो तो पॉलिसीज बेचती हैं, उनकी तो मार्केटिंग स्किल्स हैं, तो वो किसी और के पास स्विच होंगे। क्यों होंगे? हायर रिटर्न देंगे उनको। तो मुझे बताओ इस चीज से क्या इस कंपनी के रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा? यस, आना चाहिए, अनलेस के वो बोले कि मेरे कमीशन एजेंट्स नहीं मूव हुए। तो उसको भी चेक करने का तरीका देखो, उसने जो सवाल किया ना उसको फिर चेक करना है, यानी जो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्या उसको मान लेना है या वैलिडेट करना है? वैलिडेट करना है ना, वैलिडेट करने के लिए आपको ऑडिट करना होगा। मैं पता है इसका हल क्या है, मैं इसको बोलूंगा तुम मुझे निकाल के दो उन अपने एजेंट्स की लिस्ट जो पिछले साल थे, और इस साल का मुझे कमीशन एक्सपेंस का ब्रेकअप दे दो किस किस एजेंट को दिया है। मैं 1 मिनट में एक्सेल पे वी लुकअप लगाऊंगा और मैं बोलूंगा दोनों को मैच कर दो, जो नहीं है उसको रेड कर देना। तो अगर हर साल मतलब दोनों सालों में सेम एजेंट्स होंगे तो मेरा रिस्क नहीं है, वो मिटिगेट हो गया क्योंकि मैंने उसको वैलिडेट कर लिया है। पर आप देखें तो उसे कैसे टारगेटेड किया है, क्योंकि आपसे पार्टनर पूछेगा कि भाई ये कम क्यों हुआ, तो आप क्या बोलोगे? सर कमीशन कम हो गया। फिर पार्टनर की सीधी उंगली जाएगी रेवेन्यू पे, तो बोलेगा चल सही ये ऊपर कैसे ज्यादा रेवेन्यू। तो मैंने कहा सर अभी भी एजेंट्स वही हैं, मसला सिर्फ ये है कि इन्होंने कमीशन कम किया है जस्ट टू मेंटेन कॉस्ट और अपनी कॉस्ट इफेक्टिव रहने के लिए। कमीशन एजेंट्स कहीं और नहीं गए। उसका एक और रीजन भी हो सकता है जो इन्होंने कमीशन रिड्यूस किए रिड्यूस करे क्योंकि बाकी कंपनी से ज्यादा हो।
रिड्यूस करके भी, क्योंकि इस एजेंट के लिए भी तो बेवकूफ़ी होगी नहीं कहीं और जाए, पर ये तो मैं प्योर बिजनेस सेंस डेवलप कर रहा हूँ ताकि सोचने का तरीका डेवलप हो। बात क्लियर है? अब याद रखिएगा, अपने इस दिमाग को ना एक पिंजरे में कैद नहीं करना, सोचना है। अब जैसे जो मैंने बातें बता दी ना वो तो हैं, अब जैसे जैसे मैं आपको सवालात दूंगा उसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, तो आपने सोचना क्रिटिकली है। सेट है? पहले बताओ, सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स समझ आ गई? एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ये चेंज होना चाहिए, सेम होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सही जी। अच्छा, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो अपेरेंटली अमाउंट भी क्या होनी चाहिए? तो अनलेस के उसने परसेंटेज को, पर वेन एवर यू आर राइटिंग अ रिस्क, आपने ये नहीं लिखना कि हो सकता है कि उसने कमीशन कम कर दिया हो, ये आपका काम नहीं है, ये वो बताएगा तो काम है, ये इंक्वायरी है। हाँ, हमें सिर्फ ये लिखना है कि भाई सेलिंग एक्सपेंसेस आर जनरली वेरिएबल इन नेचर एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हियर हैव बीन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट। और फिर आपको क्या मैंने अभी ये बोला रिस्क निकाल के दो या ऑडिट करके दो? तो मैंने रिस्क की बात लिखी। अगर मैं आपको कहूं व्हाट इंक्वायरीज यू विल परफॉर्म फ्रॉम द क्लाइंट टू वैलिडेट दिस रिस्क, क्या पूछोगे उससे? पहला आसान अंग्रेजी बताऊं, व्हाई योर सेलिंग एक्सपेंसेस हैव बीन डिक्रीज इवन दो दे आर वेरिएबल इन नेचर। आपने पहला सवाल किया, फिर आप बोलोगे यूं, इज देयर एनी डिक्रीज इन कमीशन रेट्स एंड इफ सो देन व्हाई योर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो वो आपसे पूछा भाई बीइंग एन ऑडिटर तुम बताओ कि ये हो जाए तो तुम सवाल क्या करोगे? तो ये दूसरा जवाब है। पहले बताओ दोनों में फर्क क्लियर हुआ? रिस्क आइडेंटिफाई करना, उसकी इंक्वायरी करना, दो अलग अलग बातें। सेट है? चलें जी। अब अगर मैं कहूं कि भाई इन्वेस्टमेंट इनकम जो ऊपर जा रही है, मेक सेंस कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी क्या होनी चाहिए, उसमें इंक्रीज होनी चाहिए, या तो जब सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ उसने रिटर्न क्या देना शुरू किया हो, ज़्यादा देना शुरू किया हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर इसमें तुम्हें बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है, क्या रिस्क है? अरे यार, डेट कोवेनेंट्स क्या हो गया? डेट कोवेनेंट सिंपल, पहला खानदानी रिस्क है डेट कोवेनेंट। लोन देखा डेट कोवेनेंट, लोन देखा डेट कोवेनेंट, वो तो है ही है। सही है जी। अच्छा, एक और चीज़, अब ये देखो इसमें फाइनेंस कॉस्ट आपकी 658 से 882 पे जा रही है, और देखो लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज भी हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मैच होते हैं। यस सर, तो इसमें कोई मसला नहीं है। यानी सर हसीब कह रहे हैं एसेट परचेज किए होंगे। एसेट मतलब जानी किसके लिए बोल रहे हो? बता दे यार हसीब। नहीं बता रहा भाई। तो वो तो ऑडिट करेंगे ना फिर। देखो मैं तो कह रहा हूं अपेरेंट कोई रिस्क नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ऑडिट ही नहीं करूंगा, तो वो देखेंगे तब जाके। सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल में एक रिस्क मिस क्लासिफिकेशन का है, दूसरा अंडर स्टेटमेंट का। शाजिल, हाँ भाई यहां तक क्लियर है? पक्की बात है जी। हाँ, अब देखो ये ऑब्जर्वेशन देखो, ये देखो जानी वो कह रहा है कि सर लॉन्ग टर्म लोन्स आपके डबल हो गए, पर आपका जो इंटरेस्ट है वो डबल नहीं हुआ, तो अब रिस्क निकलता है किसका? अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस का। वेरी गुड, बात समझो। वो कह रहा है देखो, अब एनालिसिस देखो, लास्ट ईयर को इस साल से कंपेयर किया तो लोन डबल से इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है, पर उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डबल से इंक्रीज नहीं हो रहा। अब इसका पॉसिबल रीजन मैं बता देता हूं, ये हो सकता है कि उसने लोन लिया हो आखिरी महीने में, तो इस साल जो नया लोन है, जो फर्दर लोन है, उस पर इंटरेस्ट लगा होगा 1 या 2 महीने का। बात समझ आ रही है? तो पर ये मैं अज्यूम नहीं करना, आपने रिस्क लिखना है तो आप लिखेंगे कि भाई लोन हैज बीन इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट, दिस परसेंटेज, एंड इंटरेस्ट इज ओनली इंक्रीजिंग बाय दिस अमाउंट, देयरफॉर दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बेहतरीन। यानी आपने पहले लोन को लोन से कंपेयर किया और फिर उसी के लिए दूसरी लेग क्या थी? इंटरेस्ट की। चलो अब इसको इस तरीके से भी देखते हैं। अगर आपके पीपी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और अगर आपका डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये आपने ज़रा चीज़ें मैच करनी है। वापस से मैंने कहा इस साल एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए हैं, सैलरी एक्सपेंस कम हो रहा है,
अंडर स्टेटमेंट, तो ये फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जो लाइन आइटम है उससे मैच करके चलना है। क्लैरिटी है? पक्का जी? यानी पीछे ऑनलाइन में तो क्लैरिटी दो तो आगे चलें जल्दी से। ओके जी, आगे। अब हमने कहा कि सर जरा एक चीज सीख लेते हैं, ऑल्दो यू नो द फैक्ट, फिर भी हम देख लेते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, FAR 1 के लेवल पे भी ये बात पता होती है और जिसने FAR 2 दिया हुआ उसको वैसे भी पता होगी। हमें ये बात पता है कि अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी COGS कम होगा, ऐसा ही है। क्योंकि देखो आपने कहा ओपनिंग प्लस परचेजेस होता है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। आपने कहा लेट से 5 मिलियन का माल बेचने के लिए रखा हुआ है। अब मैं अगर ये कहूं कि भाई इसमें से 1 लाख बच गया तो मतलब 4 मिलियन, मतलब 1 मिलियन बच गया तो 4 मिलियन बिक गया, ऐसा ही वापस से कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कितना, 5 मिलियन। 1 मिलियन बच गया तो बिक कितना गया, तो मेरी COGS आएगी 4। सही है जी। अच्छा अगर मैं कहूं यही 2 मिलियन बच जाता तो 3 मिलियन की COGS होती। ये बात क्लियर है? अब आगे सुने। अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं कि ओपनिंग प्लस परचेजेस मिला के इस साइड पे कह रहा हूं, ओपनिंग प्लस परचेजेस मिला के, बल्कि हम पहले नीचे वाला देख लेते हैं, इंपैक्ट ऑफ क्लोजिंग का, ऊपर वाला बाद में देखते हैं। ओपनिंग प्लस परचेजेस कितना है, 8 लाख रुपीस। हमने कहा इसमें से क्लोजिंग कितना बच गया, 1 लाख। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिक कितना गया, 7 लाख रुपए। अच्छा यही एग्जाम्पल में जरा आगे लेके चलूं और मैं ये कहूं आपसे कि ओपनिंग प्लस परचेजेस मेरा हो गया 9 लाख रुपए और मैंने क्लोजिंग में बचा लिया कितना, 2.5 लाख रुपए, तो मेरी COGS क्या हो गई, क्योंकि आपने कहा मेरे पास बच ज्यादा गया, सही है ना, और बिका कम है। अब आप यूं सोचें कि आपकी सेल्स दोनों जगह सेम है, तो पहले वाले केस में प्रॉफिट ज्यादा आएगा और दूसरे वाले केस में प्रॉफिट कम क्यों आएगा? भाई देखो मैं कह रहा हूं कि जितना, भाई लॉजिकल बात है ना, कि जितनी COGS कम होगी उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुकून से समझे, क्योंकि मुझे इसकी अंग्रेजी सिखानी है लिखना, इसलिए कहानी बना रहा हूं। वापस से, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी, पहले यूं करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी उतना COGS कम होगा। बात क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी COGS प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये बात हमें याद होनी चाहिए अभी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। सही है जी। सर COGS 650 नहीं होनी चाहिए, कौन सी 650? नीचे वाला करते हैं जानी, ये 550 सही आ रही है ना? परचेजेस भी है ना 1 लाख जानी, तो ये गलत लिखा हुआ सही लिखा हुआ है? सही है ना? सही है जी। ओके आगे सुनो। सर अगर लोन पेबल कम हो रहा हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा हो, तो क्या रिस्क ऑफ मिस क्लासिफिकेशन ऑफ लोन अमाउंट हो सकता है? नहीं, ये कैसी बात है कि लोन पेबल कम हो रहा हो और इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो? कौन बेवकूफ ऐसा करेगा? और ऐसा हो भी सकता है भाई, देखो इधर 650 आएगी, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा भाई हमारे पास ये आ गया 650 है ना ये। अच्छा अगर मैं इसको ऑल टुगेदर 5 ही रख दूं तो 550 बनता है। ये अगर ये 550 जो है, इसको अगर मैं 5 कर दूं तो बन जाएगा ना। आप इसको सिर्फ 5 रख दें, बस मैं इसको 5 कर लेता हूं, सही है? अब बन जाएगा। ओके जी। अब इधर देखो, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप GP रेशो निकालते हैं, ये बहुत क्रिटिकली समझना, GP रेशो निकालते हैं और पिछले साल के मुकाबले में इस साल GP रेशो आपको कम होता हुआ दिखे, वापस से पिछले साल के मुकाबले में इस साल GP रेशो क्या हो गया है? तो मैं अब रीजन बता रहा हूं, उसको जरा फोकस होकर सुनना, क्योंकि अगर ये आप डायरेक्टली रीड करते तो नहीं समझ आता, पर हम इसको लिंकेज के साथ लेके चलते हैं। GP रेशो का फॉर्मूला ये है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। इस रेशो के 2 इंपैक्ट्स हैं, एक COGS और एक सेल्फ सेल्स। COGS, एक सेल्फ सेल्स। अब मैं इस 2 इंपैक्ट्स में से COGS को डिस्कस कर रहा हूं, सही ना, ताकि बेसिक करके समझ आए ना। फिर से
क्योंकि मैं वो चौरंगी सिखा रहा हूं जो एग्जामिनर भी बोले वाह क्या लिख के आया बच्चा। सुनो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सीओजीएस की। सीओजीएस में क्लोजिंग का इंपैक्ट होता है? सीओजीएस में क्लोजिंग का इंपैक्ट होता है? यस, क्लोजिंग आती है तो सीओजीएस निकलता है। ये बात समझ आ रही है ना? कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जीपी रेशियो पिछले साल XYZ था, इस साल वो क्या हो चुका है? इस साल वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। पर मैं आपको ये कह रहा हूं whenever you calculate GP ratio, whenever you calculate GP ratio, there are two elements, नहीं COGS और सेल्स, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर जीपी है ना। अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं COGS को पिक कर रहा हूं, COGS के अंदर भी क्लोजिंग को डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक साथ है? कितनी बातें कहीं? दो बातें। जीपी इंक्लूड्स कितने एलिमेंट्स? सेल्स। हम क्या पिक कर रहे हैं? COGS में भी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये याद रखना भाई, ये टारगेट दिमाग में होना चाहिए। मैंने कहा जानी, अगर मेरा जीपी रेशियो कम हो रहा है, जीपी रेशियो पिछले साल के मुकाबले में, तो मुझे ये लगता है मेरा क्लोजिंग कम होगा। मेरा क्लोजिंग, ये बात समझ आई? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि COGS बढ़ गई होगी ना, और COGS इंक्रीज हो गई होगी ड्यू टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ड्यू टू, वी आर ओनली डिस्कसिंग COGS इंपैक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया वापस से, पिछले साल के मुकाबले में जीपी कम हो गया। कम होने का मसला ये क्योंकि COGS ज्यादा हो गई होगी, और किस वजह से? क्लोजिंग की वजह से। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम ये लिख सकते हैं एग्जाम में, मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ, बाद में लिख भी लेना आप लोगों को, बुक में तो है ही ऑलरेडी। हम ये लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर कि जीपी रेशियो हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, या यूं भी कर सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। नहीं ये बात समझ? कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इतनी आ रही है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आपको इंक्रीज होते हुए दिख रही होगी। भाई जीपी कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, नहीं है बात समझ? देखो वापस से, आप जीपी को सेल्स से डिवाइड कराओ, प्रॉफिट मार्जिन आएगा। COGS को सेल्स से डिवाइड कराओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज आएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो एज अ परसेंटेज इंक्रीज हो गई होगी। पर रीजन क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई होगी। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हैव बीन increased from this to this. This might be possible due to, अब आगे सुनना, this might be possible due to improper valuation of closing inventory, या specific लिखूं तो understatement of closing inventory. understatement of, आपको ये बात तो पता है ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली जाती है काउंट करके। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली जाती है काउंट करके। अब उसने काउंट तो सही किया, पर जब उसने वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया ना, और जब एक्सेल में सम लगाया, तो उसमें कुछ आइटम सेलेक्ट ही नहीं हुए, और जब कुछ आइटम सेलेक्ट नहीं हुए, मैं तो ये, अच्छा ये फ्रॉड है, एरर है? एरर है भाई, मासूमाना गलती है, क्या करें? सम किया तो अमाउंट आ गई कम, आनी चाहिए थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, तुम लोग मुझे बताना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस कैन बी ड्यू टू इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री? ऐसा ही है। और इम्प्रॉपर वैल्यूएशन में भी अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट, अब टारगेटेड बात समझ आए ना कि रिस्क अंडर स्टेटमेंट का है। रिस्क किसका है? तो पहले बताओ, क्लोजिंग से लिंकेज के साथ ये पूरा फॉर्मूला समझ आया? चलें जी, यानी अब मैं आपको बोलूं, देखो ये तो मैं अंग्रेजी के अल्फाज आपके दिमाग में एम्बिट कर रहा हूं कि लिख क्या क्या सकते हो। वापस से, कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ हैव बीन इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। This might be possible due to understatement of closing inventory, क्योंकि इन्वेंट्री अगर अंडरस्टेट होगी तो COGS ज्यादा हो जाएगा। पहले बताओ, इस वाली लाइन में कोई मसला? पक्की बात है, लिख लो अपने पास ये वाली जो भी ड्राफ्टिंग है जल्दी से। कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। यह जानबूझ के भी हो सकती है, हाँ अच्छा हाँ, उलट में जानबूझ के हो सकती है, सही कह रहे हो, इसमें तो नहीं होगी।
हाँ जी बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। This might be possible due to understatement of, हाँ भाई, understatement of closing inventory। वो तो साथ साथ चलता रहता है ना, बिल्कुल। यानी बात समझ आई? तो ये हमने एक और तरीका लिख लिया, एक मैटर मिल गया मुझे सवाल में लिखने के लिए। सही है जी, क्योंकि जब आपसे भी कोई क्वेश्चन करेगा भाई सीओजीएस क्यों चेंज हो गई, तो आप बोलोगे भाई सीओजीएस के पैरामीटर्स क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का एक इम्पैक्ट बता दिया मैंने। यहां तक कोई शक शुबा? पक्की बात है। चलें जी आगे, अब आते हैं परचेजेस के ऊपर। क्लोजिंग अगर आपको क्लियर है, सही है। अच्छा भाई ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, ये क्लियर है क्लोजिंग? हाँ जी। नहीं, सीओजीएस ज्यादा इसलिए नहीं दिखाएगा ना क्योंकि ऐसी बात है, एरर हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि सम किया उसने, सीओजीएस जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई क्योंकि क्लोजिंग गलत आ गया। यस, हर लाइन आइटम में होता है ना, पर हर लाइन आइटम में आपको कैसे पता लगेगा जब आपने असेस किया ना। अब देखो मैं पॉसिबल रीजन पे पहुंच गया ना, और क्या हो सकता है सीओजीएस में, क्लोजिंग का इम्पैक्ट हो सकता है ना। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, मैं इन्वेंट्री लिस्ट लूंगा, सम करूंगा, देखूंगा क्या उससे टोटल मैच करता है। अगर कर रहा है तो मतलब बिल्कुल सही किया हुआ, तो जो मेरा शक था वो गलत था, वेरीफाई तो कर लिया ना। यार एक मिनट सारे ये सुनना, एक मिनट क्वेश्चन। इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा आप ये सुनो, एक मिनट, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर हमने जो इंपोर्ट कर रहे थे, जो फॉरेन करेंसी के आइटम्स थे, ये सुनना, ये कह रही है कि भाई फॉरेन करेंसी के आइटम्स जो हम इंपोर्ट कर रहे थे तो उसमें रिस्क था इनकरेक्ट वैल्यूएशन का। सही है ना, ट्रेड पेबल अलॉन्ग विद इन्वेंट्री ना, तो इन्वेंट्री भी तो गलत कैपिटलाइज होगी। क्या वो रिस्क मैंने अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया? नहीं पहले बताओ, क्या वो रिस्क मैंने अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया? किया। तो क्या उसको मैंने अलग से ऑडिट नहीं किया होगा? तो वहां कवर हो गया। देखो एक तो है परचेज की वेरिफिकेशन, एक है क्लोजिंग की वेरिफिकेशन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो वो जो परचेज की वेरिफिकेशन है, क्या वो परचेजेस में हो जाएगी? वो कंपोनेंट वहां वेरीफाई हो गया, ये कंपोनेंट यहां वेरीफाई हो गया, ओपनिंग लास्ट ईयर हो चुका होगा, तो क्या सीओजीएस इज योर बैलेंसिंग फिगर? अच्छा मैं बच्चे को बोलता हूं ना, किसी को जब नया इंटरव्यू देने आता है, बोलते हैं सर वी विल वेरीफाई सीओजीएस। मैंने कहा बेवकूफ हो तुम, यू विल नॉट वेरीफाई सीओजीएस, you will verify the parameters which have been used to calculate COGS। भाई COGS कैसे वेरीफाई कर सकते हो यार? परचेज और क्लोजिंग को देख के ना, तो परचेज देख ली, क्लोजिंग देख ली, तो क्या COGS सही आएगी? डेफिनेटली यस सर, बिल्कुल सही आएगी। पहले बताओ ये लॉजिक क्लियर है? उषा क्लियर हो गया वो वाला चीज? और कुछ भी तो पूछ लो, मसला नहीं है। अच्छा देखो सैम्पलिंग भी हमारे टॉपिक है ऑडिट में। जैसे ये पूछ रहे हैं कि सर फिर उसको चेक कैसे करेंगे, 100% तो नहीं कर सकते ना, सैम्पलिंग के पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा ये आपने बचपन में सीखा होगा, मैं खाली एक डाउट नहीं रहा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर है अलग से और उसमें गेम्स अलग हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होती है। सुनो, आपको ये तो पता है ना, स्टैट्स का पेपर तो दिया होगा आप लोगों ने? नहीं स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं दिया, क्यूटी में है ना, ऐसा ही है ना मैथ्स के। भाई क्या हो गया, बोलिए नहीं किया? अच्छा खैर सुनो, स्टैट्स के अंदर सैम्पलिंग का भी एक चैप्टर है, आपके पास है नहीं, हमारे वक्त में था, सही है ना, है। अच्छा सैम्पलिंग अगर आपने सही बता दिया, सैम्पलिंग होती है होमोजीनियस आइटम पे। अब आप ये अजीब से मुंह बना रहे हो, घट्टा जो लगा के आए हो ना मैथ्स में, इधर सुन लो, सेम जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको,
आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कहता है तमीज से क्यूटी पढ़ो, सही है जी। फिर आपको सैम्पलिंग समझ आएगी। सैम्पलिंग के अंदर आप अपने डेटा को स्ट्रेटिफाई करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है हर एक नेचर के आइटम को अलग कर दो जो सेम नेचर के हों। अब लेट से अगर मुझे सैम्पलिंग करनी है और सैम्पलिंग के लिए मैंने ये देखा कि भाई मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। मैं रिसीवेबल से बात करता हूँ, चलो यहाँ से भी रख के बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री पे रखता हूँ, इन्वेंट्री के कंपनी के 10 आइटम्स हैं, तो क्या मैं सबको सम करके एक साथ सैंपल लगा दूंगा? नहीं, क्योंकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, आपको मैं एक चीज बताता हूं, वो कहता ही है कि अगर सैंपल में एक गलती है ना तो मतलब पूरी पॉपुलेशन में भी उतनी % गलती होगी। दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। यानी आप सैम्पलिंग के आंसर को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर देते हो। बात समझ आई? यानी लेट से मैंने 10 का सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें एक गलती निकली, तो गलती कितनी? 10% की। तो मैं उसी 10% को पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दूंगा, बोलूंगा इतनी अमाउंट गलत है। बात समझ आई? इतनी अमाउंट, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। पर सैम्पलिंग क्या मैंने एक साथ सारी इन्वेंट्री को बल्क करके लगा दी अलग अलग? अच्छा, अगर एक एक करके लगाता ना एक साथ ही, तो वो होती गलत सैम्पलिंग, क्योंकि आपने पॉपुलेशन को गलत पिक किया है, क्योंकि आप अपने रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका जो सवाल है वो ये समझा कि सर एक आइटम वेरीफाई करने से सब पता नहीं, आप स्ट्रेटिफाई कर देंगे, इसमें से भी सेलेक्ट करेंगे, इसमें से भी सेलेक्ट करेंगे, इसमें से भी, इसमें 10 है तो 10 में से अलग अलग। अब 10 आइटम से तो 10 आइटम के अंदर भी तो 500 1000 होंगे इन्वेंट्री के आइटम्स, तो क्या सबको मिला के करना है या अलग अलग करना है? जब अलग अलग करोगे तो आपको वहां से, अच्छा आपका रिस्क क्या था कि इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट तो यूज नहीं हो गया, यही रिस्क था ना। तो आप क्या हर एक चीज चेक कर सकते हो या सैंपल पे करोगे? सैंपल पे करोगे। अच्छा, जब सैंपल पे मैं भी इसको 100% भी वेरीफाई कर सकता हूँ। कैसे? सुनो, मैं स्टेट बैंक की साइट पे गया, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे डेली रेट्स आ रहे होते हैं, मैंने उसको डाउनलोड किया एक्सेल में और उसको डेट के साथ एक्सेल में कॉपी कर लिया। अब मैंने क्लाइंट को बोला अपना लेजर दो जिसमें तुमने इन्वेंट्री परचेज की है, मैंने परचेज लेजर ले लिया। अब ये ऑडिट करना सिखा रहा हूँ, वही बात है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि इनको शक है कि ऑडिट कैसे होगा। सर रिस्क तो बता रहे हैं, ऑडिट करना नहीं सिखाएंगे, क्यों होगा? सिखाऊंगा, सुनो। खैर समझ लेते हैं अभी बात को। मैंने क्या किया, पहले स्टेट बैंक की साइट से हर दिन के अवेलेबल होते हैं, यस, यकीन विश्वास नहीं है जाके देख लेना, हर दिन के अवेलेबल होते हैं। सुनो, आपने एक जगह वो पॉपुलेट कर ली एक शीट के अंदर डेट वाइज, फिर मैंने क्लाइंट को कहा तुम अपनी इन्वेंट्री तो जब जब तुम्हारे पास आई है तो क्या वो भी डेट वाइज आ रही होगी? फिर हमने वापस से वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया। अगर आप MS ऑफिस का कोर्स ले रहे हैं तो आपको पता होगा वी लुकअप का मतलब ये होता है ये डेट अगर आपको मिल जाए तो उसके सामने ये पेस्ट कर देना ऑटोमेटिकली। मैंने सारे रेट उठा के ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दी है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आया और मैंने टोटल कर लिया। क्या मेरा टोटल उस इन्वेंट्री की टोटल परचेज से मैच करना चाहिए? कितने % वेरिफिकेशन हुई? सैंपल पे नहीं हुई। अच्छा सैंपल, अच्छा देखो ये तो हो गई रीकैलकुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं? कितने % की? 100%। वापस से मैंने स्टेट बैंक की साइट से क्या किया, रेट उठा लिए, डेट्स रेट आ रहे होंगे। फिर मैंने क्लाइंट को कहा तुम अपना परचेज लेजर दे दो, वो भी डेट वाइज आ रहा होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई ये डेट वाइज के अगेंस्ट में, अच्छा वो फिर डॉलर्स में अमाउंट भी आ रही होगी, तो मैंने क्या, डेट डॉलर अमाउंट। फिर मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा इस दिन पे जो भी रेट था ना इसके सामने ला के रख दो, तो वो सिस्टम खुद ही पिक करके लिख देगा। फिर मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई, हाँ, और कॉपी पेस्ट करूंगा, सबका सब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मैं जब टोटल करूंगा तो क्या वो टोटल परचेज जो मैंने कैलकुलेट की है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की परचेजेस से मैच होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर नहीं हुआ तो मतलब गलती है। तो क्या मैंने जो रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट था, क्या वो मैंने गलत पिक किया था? नहीं। पर क्या उसको चेक नहीं करूंगा? करेंगे। ये मैंने चेक कर लिया 100%। तो उषा आपको ये बात समझ आई, परचेजेस वेरीफाई हो गई। पर ये तो सिर्फ तुमने अमाउंट को चेक किया है, अब तुम देखोगे उसकी इनवॉइसेस, क्या वो डॉलर अमाउंट सही है? देखो रेट तो आपने चेक कर लिया, पर क्या वो डॉलर अमाउंट उसने सही ली थी या नहीं ली थी? वो डॉलर को चेक करने के लिए आपको मजबूरन इनवॉइसेस लेनी पड़ेंगी, और इनवॉइसेस किस पे लोगे? सैंपल पे। तो क्या ये वेरिफिकेशन हो गई? ऑडिटर को तसल्ली हो गई और ऑडिटर को सुकून आ गया। और जब ऑडिटर को सुकून आ गया तो हम ये कह रहे हैं हमारा रिस्क क्या हो गया, मिटिगेट हो गया जब हमने ऑडिट किया।
क्लियर है उषा? यानी आपने तो ऑडिट भी करवा दिया आज। खैर चलो, गुड गुड, कोई मसला नहीं। इधर अच्छा भाई, अब सर ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट अपनी इंक्रीज इन सेल्स को वेरीफाई करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री को अंडरस्टेट करे तो उससे भी सीओजीएस इंक्रीज होगा। हाँ, यही तो रिस्क है कि भाई सीओजीएस इंक्रीज, उसने जाहिर सी बात है जब सेल्स बुक कर रहा है तो सीओजीएस भी तो बनानी पड़ेगी ना उसको एंट्री। और ऐसा हो सकता है कि उसने सीओजीएस फेक सेल्स बुक करने के लिए, तो वो भी तो यहीं से डिटेक्ट होगा, यहीं से ही होगा ना। जब मैं वेरिफिकेशन करूंगा वैल्यूएशन की तो यहां से मुझे पता लग जाएगा। सही है, सीओजीएस इंक्रीज हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। हाँ जी, बात क्लियर है। देखो उनका सवाल अच्छा था। ये क्या कह रही है, सुनो फोकस से। ये कह रही है सर फेक सेल्स की वजह से भी तो सीओजीएस इंक्रीज होगी। भाई अगर सेल की एंट्री बनाना तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीओजीएस नहीं बनाऊंगा। चलो उसको भी पकड़ने का एक तरीका है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ आखिरी 5 दिनों में जो सेल हुई है ना, साल के 10 दिनों में, वो मैं जाके माल देखता हूँ कौन सी। देखो सिस्टम के अंदर तो टैग हुआ होता है ना कि ये इतने यूनिट्स इसके मौजूद हैं, ये इसके यूनिट्स मौजूद हैं, इसका कोड नंबर ये है, टैगिंग हुई भी होती है। तो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ भाई गोडाउन में ये मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हुआ मैं बोलूँगा भाई ये क्या है, तुम तो बोल लो बिक गया तो यहीं पड़ा हुआ है। बोला सर गलती से एंट्री हो गई थी। मैंने कहा वही गलती वापस से रिवर्स कर। बात समझ आई? तो ये वेरिफिकेशन के तरीके हैं। बट खैर अभी हम वेरिफिकेशन सीख रहे हैं या रिस्क वेरिफिकेशन। कसम से जितने भी रिस्क है ना सबके सिखाऊंगा, पर पहले रिस्क समझ लो। सेट है भाई ऑनलाइन वालों? और अब बताओ आपको क्लियर है? हाँ जी जल्दी से। ओके गुड। अब सर अब परचेजेस की बात करते हैं। हमारी क्लास तो 4 बजे तक है ना आज? हाँ जी जी जानी कुछ पूछ रहे हो? नहीं, अब रिस्क क्लियर हो गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है ना, कि हमारी नज़र में हम ओपिनियन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, वरना ये नहीं लिखूंगा। सही है? क्लोजिंग कम हो जाए गलती से, यानी बातें नहीं, क्लोजिंग कम हो गई नहीं, क्लोजिंग अगर इन्वेंट्री कम हो गई तो प्रॉफिट कम नहीं होगा ना, सीओजीएस बढ़ गई आपकी, ऊपर सेल्स भी तो बुक हो सकती है। बट हाँ ये चीज सुनो, अगर सेल्स नहीं बुक हुई उस पार्ट की तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री कम ली है। और मैं यही तो कह रहा हूँ ये हो सकता है एरर की वजह से हुई हो, तो आपने तो सिर्फ एक असेसमेंट की कि ये हो सकता है। नहीं देखो क्लोजिंग दो अलग चीजें कहते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी क्या हुई है, इसमें कम हुई है, तो सीओजीएस। अब आप समझे सेल्स में पंगा नहीं है, वो सही बुक हुई हुई है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही तो रिस्क निकालने का सिखाया कि अगर आपकी सीओजीएस पिछले साल के मुकाबले में एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ज़्यादा हो रही है तो वो ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हो सकता है कम हो गई हो। क्लियर है? तो यही रिस्क है, वैल्यूएशन का रिस्क है बेसिकली। अच्छा भाई शैजल कह रहे हैं याद क्या करना है अभी तक? भाई मैंने अभी तक आपको कुछ याद करने को बोला है? नहीं। क्या ये चीज़ें याद करने की हैं, समझने की हैं? समझने की हैं। आपने जो याद करना है मैक्सिमम अगर करना भी है मस्ती है तो रिस्क फैक्टर्स याद कर लेना, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या क्या लाइन आइटम आते हैं याद कर लेना, पर याद भी इन द सेंस खुद ही हो जाएगा लिखते लिखते। सही है जी? तो ये है। ओके अब परचेजेस फिर क्लोज करते हैं इसको। सुनिएगा फोकस, अभी भी एनालिटिकल पे ही है। मुझे एक बात बताओ, जितनी परचेजेस ज्यादा होंगी, अच्छा देखो एक चीज समझने के लिए दूसरी कांस्टेंट रखनी होगी तुम्हें। अब क्लोजिंग को भूल जाओ, अब किस पे आ गए? परचेजेस के ऊपर। तो अब मुझे प्लीज यहां पे गाइड करो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी परचेजेस जितनी ज्यादा होंगी, अब ये बहुत अहम बात बताऊंगा क्योंकि ये भी अंग्रेजी तुम लोगों ने लिखनी होगी, मेरी परचेजेस जानी जितनी ज्यादा होंगी मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल उतना ज्यादा होगा। पक्की बात है? यानी माल बेचने के लिए अब समझो क्लोजिंग सही है, समझो क्लोजिंग सही है, पर परचेजेस हो गई ज्यादा। अच्छा परचेजेस ज्यादा हो गई, क्लोजिंग सही है, तो सीओजीएस क्या होंगी? पक्का? गुड। यानी परचेजेस ज्यादा होने से मेरा जो सीओजीएस है और प्रॉफिट कम हो जाएगा। वेरी गुड, आगे सुनो। और अगर मेरी परचेजेस कम हो जाए तो मेरी सीओजीएस सेम है, ओ मतलब क्लोजिंग सेम है तो सीओजीएस
कम हो जाएगी, क्योंकि आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपका जो माल बेचने के लिए अवेलेबल है वो, तो बेचने के लिए अवेलेबल ही कम था तो बिकेगा भी कम ही। ये बात पर इसमें अज्यूम कर रहे हैं क्लोजिंग बिल्कुल सही है। अब अजम्पशन ये है। अच्छा खैर, ये कब होता है ये सिखा देता हूं, समझ लेते हैं। हुआ ये कि मेरे क्लाइंट ने एक इन्वेंट्री मंगवाई बाहर से, इंपोर्ट वाली एग्जांपल रखते हैं। अच्छा, वो इसको रिसीव हुई 2 जनवरी को, वो इसको रिसीव हुई, इसने रिकॉर्ड कर ली 28 दिसंबर को जब इसने ऑर्डर प्लेस किया। क्या ये इसने सही किया है? क्यों नहीं? हम जिस ऑडिट कर रहे हैं जिस साल का, वो है 31 दिसंबर 2022। उसने 28 दिसंबर 2022 को माल ऑर्डर किया और वो एज अ परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया, जबकि उसको करना नहीं चाहिए। जब तक वो पाकिस्तान में अराइव नहीं हो जाता तब तक वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको यहां पे मिलेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां पे मिलेंगे। अब एक बात समझें, उसने किया ये कि इन्वेंट्री या परचेजेस बाद में रिकॉर्ड करने के बजाय, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ एरर। यस, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ एरर। मैं याद रखिएगा, ये अंग्रेजी सिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, कट ऑफ का मतलब है एक डेड एंड, जिसके बाद की अकाउंटिंग बाद में होगी और पहले की अकाउंटिंग। तो हमने कहा ये कट ऑफ पीरियड, कट ऑफ मतलब डेड एंड, इसके बाद अगर जो चीज आ रही है वो बाद में रिकॉर्ड होनी चाहिए, इससे पहले जो आ रही है वो पहले रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल बनाऊं आपकी, बहुत सुकून से समझना, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हैव बीन इंक्रीज्ड, हैव बीन, दिस माइट, फ्रॉम दिस टू दिस, बिल्कुल सही, दिस माइट बी पॉसिबली ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, उसी के साथ है, दिस माइट बी ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ, पॉसिबली ड्यू टू कट ऑफ एरर, पॉसिबली ड्यू टू कट ऑफ एरर। बात समझिएगा, मेरा सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है, देखो वही बात है, इंक्रीज की बात कर रहे हैं, सीओजीएस इंक्रीज हो रहा है, पहले इसकी बात कर रहे हैं। सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, दिस माइट बी पॉसिबल, यानी दिस माइट बी पॉसिबल ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, पॉसिबली ड्यू टू कट ऑफ एरर। उसको बताओ कि भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परचेजेस ओवर स्टेट हुई होंगी, पर वो भी किस वजह से? कट ऑफ एरर की वजह से। तो कट ऑफ एरर का मतलब समझ आ गया कि यानी इन्वेंट्री को ऑर्डर किया, पहले रिसीव हुई, पर रिकॉर्ड इस पीरियड में हो गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम, ये परचेजेस क्लोजिंग में नहीं होगी, नहीं, इन ट्रांजिट में, क्लोजिंग में फिजिकली मौजूद, तो क्लोजिंग में आ भी नहीं सकती, क्लोजिंग तो काउंटेड है ना, तो जब काउंटेड है तो उसके अंदर नहीं आ सकती। तो ये क्लैरिटी में दे रहा था आप लोगों को। खैर, अगर अब तुम लोग बताओगे जल्दी से, सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो जाए तो वो 2 रीजन की वजह से होगी। अब या तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई है, या परचेजेस, दोनों लॉजिक समझ आती हैं, पक्की बात है, यही सिखाना चाह रहा था, ये लिखने के लिए आपको मवाद मिल गया। आगे सुनो, सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स डिक्रीज हो रही है, दिस माइट बी पॉसिबल ड्यू टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, पॉसिबली ड्यू टू कट ऑफ, पॉसिबली ड्यू टू, अच्छा, एंड दिस माइट ऑल्सो बी ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ड्यू टू इनकरेक्ट वैल्यूएशन, ड्यू टू, उसको बताना भी है कि ओवर स्टेटमेंट कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको शक है कि वैल्यूएशन क्या हुई हुई होगी, गलत हुई हुई होगी। पहले बताओ जानी, यहां तक बात क्लियर है, पक्की बात है। अब एक चीज, अब कनेक्शन फिर क्लोज कर रहा हूं क्लास को, सुनो, ये बहुत अहम चीज है। जहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री पीएनएल आपने खत्म किया, अब यहां से शुरू होता है एनआरवी लॉस की टेस्टिंग, क्योंकि क्लोजिंग जो बच गई वो पीएनएल में, उसके बाद बकाया तो चार्ज हो गई ना, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कहां आ रही होगी, बैलेंस शीट में। अब इसमें भी ऑडिट करते हैं, याद करो अभी सिखाया, इसमें भी ऑडिट करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो बहुत पुराना है, और वो पता लगता है इन्वेंट्री डेज से, तो उससे फिर वो भी देखते हैं हम कि भाई क्या आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू ओवर स्टेट तो नहीं हुई, तो वो एक अलग रिस्क है। तो हमको सिखाना ये चाह रहा हूं कि हम एक एक पैरामीटर को लेके चल रहे हैं, पीएनएल में अलग चीज है, बैलेंस शीट में अलग चीज है। पहले बताओ, सीओजीएस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, जीपी और उसकी लिंकेज विद इन्वेंट्री, तीनों क्लियर है, पक्की बात है।
आज आपको एक क्विज मिल जाएगा, आप उसको सबमिट कराइएगा और उसकी ड्राफ्टिंग चेक करके मैं और सौले आपको दे देंगे। सही है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।